हाय क्लास नाइन्थ के सुपर डुपर बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसा लगा अब तक का आपके नाइन्थ का सफर? अच्छा था भैया, बहुत अच्छा था। जो क्लास 8 था वो अच्छा था, लेकिन क्लास नाइन्थ अच्छा नहीं है। अरे कोई नहीं, इजी है। अच्छे से पढ़ना है, बस बस कंसिस्टेंसी रखनी है हर चीज में, चिंता मत करो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि है जर्नी इनसाइड द एटम, जो कि बहुत इजी और बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। इसमें आज आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ेंगे और आपको बहुत सारी चीजें नई नई जानने को मिलेंगी इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एटम है वो क्या है, एटम होता क्या है। एटम को बिल्कुल हम डीपली जानेंगे कि एटम में क्या क्या चीजें होती हैं, एटम डिविजिबल है नहीं है, अगर है तो उसके अंदर चीजें क्या हैं, एटम किससे मिलके बना है। भैया हम लोग भी एटम से मिलके बने हैं। हाँ हाँ, वेट वेट, सब्र करो, सब कुछ पता चलेगा। जो भी आसपास की चीजें हैं, ऐसा समझो जो भी तुम्हारे आसपास है, जिसे भी तुम देख रहे हो, वो सब एटम से बना है। भैया मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूँ। सब चीज एटम से मिलकर बनी, सब चीज। बताओ मैटर क्या होता है? भैया मैटर, मैटर तो स्कूल के बाहर होते हैं, बड़े बड़े वो भी। अरे वो नहीं पागलो, केमिस्ट्री में पूछो, केमिस्ट्री में मैटर क्या होता है। भैया मैटर पता नहीं। देखो, एवरीथिंग दैट यू कैन सी एंड फील अराउंड यू इज मैटर। जो भी चीज तुम आसपास देख पा रहे हो और जिसे तुम फील कर पा रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। भैया जैसे दीवार देख पा रहे हो, मैटर है। खुद को देख पाते हो, तुम कौन हो? मैटर हो। भैया हम भी मैटर है। हाँ हाँ मैटर हो। कौन हो? तुम भी एक मैटर हो। तो तुम मैटर करोगे तो मैटर तो हो ही जाओगे। तो तुम कौन हो? मैटर हो। फोन जिससे पढ़ रहे हो वो भी क्या है? मैटर है। पेन से लिख रहे हो, मैटर है। जो भी चीज तुम आसपास देख पाते हो और फील कर पाते हो, मैटर होता है। भैया लेकिन पहचानिए कैसे मैटर को। चलो बताते हैं। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज मैटर। जो भी चीज दुनिया में है, जैसे फोन ले लो, फोन को जब रखोगे कहीं पे तो वो जगह घेरेगा। हाँ घेरेगा भैया। और उसका खुद का मास होता है। हाँ होता है। तो वो क्या है? मैटर है। अच्छा भैया एक बात बताओ, एयर को भी तो हम फील करते हैं, जो हवा चलती है उसे भी तो हम फील करते हैं, क्या वो भी मैटर है? लेकिन उसका मास तो होता नहीं है। अरे होता है बच्चों, होता है। एयर का भी क्या होता है? मास होता है। क्या करना? बलून लेना, उसका वेट करना, फिर क्या करना? बलून को, उसी बलून को फुलाना। और जब उसका वेट करोगे तो उसमें क्या होगा? थोड़ा चेंज आएगा मास में। और जब बलून रखोगे तो जगह तो ऑक्यूपाई करेगा नहीं करेगा? अच्छा हवा भी तो ऑक्यूपाई करती है स्पेस। तो जो भी चीज दुनिया में जगह ऑक्यूपाई करे और जिसका खुद का मास हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। अब जितने भी तुम मैटर देख पा रहे हो, जितनी भी दुनिया आसपास चीजें देख पा रहे हो, अब एक काम करो, फोन साइड में रखो, पहले आसपास देखो क्या क्या चीजें हैं। दिख रही है ना सब चीजें? हाँ। अब जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे मिलकर बनी है? एटम से। भैया एटम क्या होता है? अरे सबर तो करो, तुम्हारा चैप्टर इसी पे पूरा एटम एटम बिल्कुल हम डीपली पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज समझो, जैसे हम लोग हैं, हम लोग किससे मिलकर बने? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से फिर हम लोग बने। ऐसी दुनिया में जो भी चीज है वो सब किससे मिलकर बनी है? एटम से। आसपास जो भी देख पा रहे हो सब किससे मिलकर बना? एटम से। एटम आर सो टिनी दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। अच्छा भैया एक बात बताओ, चलो मैंने मान लिया हमारा फोन है, मैटर है, किससे मिलकर बना होगा? एटम से मिलकर बना होगा। लेकिन एटम हमें दिखते क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जो एटम होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत बिल्कुल, जो हम नेक्ड आई से देख ही नहीं पाएंगे कभी। तो जो एटम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे सेल है हमारे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ऐसे जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखो, जैसे बॉल हो गया, बुक्स हो गई, एरोप्लेन हो गया, बलून, कार, स्कूल, तुम्हारा स्कूल भी मैटर है। जो हाँ मैटर करते हो वो भी मैटर है तुम्हारा। हाँ, अब से सोच समझ के मैटर करना। पैसे देख पाते हो, पैसे जो होते हैं वो भी क्या है? मैटर है। एयर क्या है? मैटर है। फोन क्या है? मैटर है। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करें। एटम क्या होता है? जैसे कि मानो एक वॉल है, एक दीवार है पूरी, तो हमने क्या करो, उसकी एक ब्रिक निकाल ली। पूरी दीवार जो थी, पूरी जो वॉल थी, वो क्या थी? मैटर है। और जब उसकी जो एक ब्रिक निकाल ली हमने, जो उसकी सिर्फ एक ब्रिक, एक यूनिट निकाल ली, तो वो क्या है? एटम है। ऐसे ही दुनिया में जितनी भी चीजें, जो भी मैटर है, वो पूरा मैटर एक वॉल है और यूनिट क्या है? हमारी एटम है। एटम क्या क्या कंसिस्ट करता है? एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूट्रल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो क्या होते हैं? ऑर्बिट में उसके सराउंड में घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग जानते हैं। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। ऐसे ही आज से 2000 साल पहले हमारे आचार्य कन्नड़ जी, आचार्य कन्नड़ जी, आचार्य कन्नड़ कौन थे? आचार्य कन्नड़ वाज एन एंशिएंट इंडियन फिलोसफर एंड साइंटिस्ट। आचार्य कन्नड़ कौन थे? इंडियन फिलोसफर एंड साइंटिस्ट।
Acharya Kannad suggested that if a matter Dravya is divided repeatedly, you will reach a stage where you will encounter the smallest particle that you can no longer be divided. He called this particle परमाणु atom. तो आचार्य कन्नड जी ने कहा मैटर, इनने मैटर को क्या बोला आचार्य कन्नड जी ने? द्रव्य। क्या कहा था? द्रव्य। जो भी मैटर होता है अगर उसको हम कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, मैटर लिया उसको अगर हम कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे तो हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जिसके आगे वो ब्रेक ही नहीं होगा। मतलब जैसे कोई भी, जैसे फोन है तो तोड़ना शुरू करा, ब्रेक करना ब्रेक करना शुरू करा, एक टाइम पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद वो डिवाइड ही नहीं होगा। अब क्या आता है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिससे अब वो डिवाइड ही नहीं होगा। तो जो लास्ट पॉइंट आता है, जो लास्ट पार्टिकल होता है जिसके आगे एक मैटर डिवाइड ही नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इन्होंने यही कहा था कि एक द्रव्य जिसे हम कंटिन्यूसली डिवाइड करें, फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके बाद वो डिवाइड नहीं होगा। तो उन्होंने उस पार्टिकल को क्या कहा, जिसे हम आज परमाणु, जिसे हम किस नाम से जानते हैं आज? एटम नाम से। ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस वेयर एंशियंट ग्रीक फिलोसफर। ये दोनों कौन थे? एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे। ऑल्सो प्रपोज द सिमिलर आइडिया। इन्होंने भी क्या करा, जो हमारे आचार्य कन्नड़ जी ने कहा था, सेम इन्होंने भी कहा कि एक मैटर है, अगर उसको हम कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे तो हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जो डिवाइड होना बंद हो जाएगा। तो वो पार्टिकल क्या होगा? हमारा एटम होगा। दे कॉल दिस इंडिविजुअल पार्टिकल एटम। तो इन्होंने, अब वो डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो इन्होंने उस पार्टिकल को क्या बोला? एटम। हमारे कन्नड़ जी ने क्या कहा था? उस चीज को परमाणु, और इन्होंने क्या बोला? उस चीज को एटम। एटम क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसको, इसका मतलब होता है कि वो अब आगे डिवाइड ही नहीं हो सकता। हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? क्या है भैया जी थ्योरी? हम पढ़ते हैं, समझते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या। जॉन डेल्टन was an English chemist, physicist and meteorologist best known for formulating the first modern atomic theory. तो जॉन डेल्टन कौन थे? एक इंग्लिश केमिस्ट थे, फिजिसिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट थे। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की वजह से इन्हें जाना जाता है। इन 1808 जॉन डेल्टन प्रपोज एटॉमिक थ्योरी। अब 1808 में इन्होंने क्या करा? जॉन जी ने एक एटॉमिक थ्योरी दी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट डिस्क्रिप्ट। तो डेल्टन जो थे, डेल्टन, इन्होंने पहली डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मैटर इज मेड, इनने पहले डिस्क्रिप्शन, मतलब इनने पहली बार एज अ रिटन एक डिस्क्रिप्शन दिया था। तो ये क्या बताते हैं अपनी थ्योरी में? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। अब जितने भी दुनिया में मैटर हैं, जितने भी दुनिया में मैटर हैं, वो सब किससे मिलके बने? एक एटम से। टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटा, और इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। एटम फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम को हम फिर उससे ज्यादा डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। एटम तक पहुंच गए, एक मैटर लिया, हमने मैटर को डिवाइड करना शुरू करा, ब्रेक करना शुरू करा, अब हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए कि इससे ज्यादा मैटर डिवाइड ही नहीं हो सकता। तो जो लास्ट जो पॉइंट होगा उसे हम कहते हैं एटम। अब इन्होंने कहा कि एटम उससे ज्यादा डिवाइड ही नहीं हो सकता। मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एटम। अब दुनिया में जितने भी मैटर देखते हो आप लोग, जो भी आसपास देख पाते हो, वो सब किससे मिलकर बने? एटम से। एटम क्या होता है? एक इंडिविजुअल पार्टिकल। जितने भी दुनिया में चीजें एटम से मिलकर बने, जो कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। अब देखो हुआ क्या। अब जब एक साइंटिस्ट है, कुछ कुछ भी खोज करेगा या कुछ भी ऐसा बताएगा, क्या आएगा? लोगों में इंटरेस्ट, और लोगों में इंटरेस्ट आता है और क्यूरियोसिटी आती है, और उनके मन में क्वेश्चन आते हैं, अरे ऐसा नहीं तो ऐसा। जब 9th में आओगे तो आप अपने आप को सीनियर समझ जाओगे, अरे अब तो हम ही सीनियर हैं, अब तो छोटे बच्चों पे, अब तो 8th तक के बच्चों का, अब हम 8th में नहीं रहे, अब हम सीनियर हो गए हैं। ठीक, क्यूरियोसिटी आई होगी। ऐसे ही क्या थे जो साइंटिस्ट थे, उनमें भी क्या आई? क्यूरियोसिटी आई, कि उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठे। क्या क्वेश्चन उठे? जैसे भैया, व्हाट आर एटम्स आर मेड अप ऑफ। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचो। उस टाइम पे 1808 पे जब एटम की डिस्कवरी हुई थी, सवाल तो आया होगा ना कि ये किस चीज से मिलकर बना है। जैसे तुमने कोई चीज बाहर गए घूमने, ट्रैवलिंग करने, तुमने कुछ ऐसा खा लिया जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, अब तुम क्या सोचोगे? अरे यार किससे मिलकर बना होगा, सोचोगे ना। तो ऐसे ही साइंटिस्ट थे, वो ने सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि एटम है तो बना किससे मिलके? व्हाट विल एटम लुक लाइक इफ वी कुड सी देम। अगर एटम हम देख पाते तो वो दिखता कैसा होगा? सोचो, अगर तुम कोई चीज ऐसे, मैं कह दूं एलियन, तो तुम सोचते हो अरे ये कैसे दिखते होंगे, कैसे दिखते होंगे। ऐसे उनके उनके मन में उस टाइम क्यूरियोसिटी थी कि एटम कैसे दिखता होगा। व्हाट मेक द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसा क्या है एटम में कि एक एलिमेंट को और दूसरे एलिमेंट को अलग करता है? जैसे कि फोन एटम से मिलकर बना, चार्जर एटम से मिलकर, लेकिन ऐसी क्या खास बात है इन दोनों को जो चीज अलग कर रही है? कुछ तो डिफरेंस होगा ना, वही जानने के लिए
साइंटिस्ट ने क्या करा, अब डिस्कवरी बढ़ी। जब ऐसा क्या पता चला होगा साइंटिस्ट को, तो पता चले आगे बढ़े। In 1897, J.J. Thomson studied that conduction of electric current through the glass at very low pressure. He used a glass tube with two electrodes and applied a high voltage. He observed that ray moving from the cathode negatively to the anode. They were called cathode rays. अब इन्होंने क्या करा था, जे थॉमसन ने। अब इन्हें तो जानना था ना कि जो पार्टिकल एटम है किससे मिलके बना है, कुछ तो इन्हें तो इंटरेस्ट आया था। तो जे थॉमसन क्या करते हैं, एक ट्यूब लाते हैं, ग्लास ट्यूब, उसमें से क्या करते हैं, जितनी भी एयर सब बाहर निकाल लेते हैं और अंदर कैसा कर देते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। कैथोड टर्मिनल लगाते हैं और एक तरफ एनोड टर्मिनल। ग्लास है, ग्लास ट्यूब, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर कर देते हैं। और जो कैथोड रे और कैथोड और एनोड है, इसको किससे कनेक्ट करते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी से, जो बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज बैटरी, उससे कनेक्ट करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब करंट पास करते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक पार्टिकल लगाया कैथोड, तो जी ऑब्जर्व करते हैं जब ये हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे तो कुछ तो रिएक्शन होगी ना। तो ये क्या देखते हैं कि जो कैथोड है, यहाँ से एक पार्टिकल निकल के जा रहा है एनोड की तरफ। कैथोड से कहाँ जा रहा है, एनोड की तरफ। मतलब कैथोड कैसा होता है, निगेटिव चार्ज था, निगेटिव। अच्छा, आप एक बात बताओ, निगेटिव पॉजिटिव हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना। तो क्या हो रहा है, निगेटिव से पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। निगेटिव से पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। इन्हें देखा कोई भी एक चीज है जो कहां से मूव होके कहां जा रही है, निगेटिव से मूव होके किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ, जिसे हाई वोल्टेज क्रिएट करते हैं। अब देखो अंदर वैक्यूम है और बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, तो इन्होंने देखा कि एक कैथोड से एक पार्टिकल जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। अब पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव। तो इन्होंने देखा जो एक पार्टिकल है वो कैसा, इन्हें वहां समझ में आया कि एक पार्टिकल है निगेटिवली चार्ज। एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है जो कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज। तो पहली बार निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इनने क्या कहा, उसे इलेक्ट्रॉन। तो निगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल होता है एटम के अंदर, उसे इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी थी, जे थॉमसन ने। By studying this cathode ray in electric and magnetic field, he concluded that they are stream of negative charge particle with much smaller mass. Atom has less later called electron. जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव हुआ था, इन्होंने उसे क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। It was found that the nature of cathode ray were independent material of the cathode ray and gas filled in the cathode ray tube. इन्होंने देखा जो भी अंदर कैथोड रे है, कोई भी मैटर है, वो इंडिपेंडेंट है। मतलब उससे किस मैटर से बना उससे मतलब नहीं है। अगर हम हाई इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो एक पार्टिकल निकलेगा जो किस तरफ मूव होगा, पॉजिटिव की तरफ। इट शो दैट द इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट। तो इन्होंने देखा कि दुनिया में जितने भी एटम है उन सब में क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। दुनिया में जितनी चीज बनी है किससे बनी है, एटम से, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में वो कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो कितना कम चार्ज है, -19, बहुत ही कम चार्ज है, जिसे हम क्या कहते हैं, -1। अच्छा एक बात बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्हें पता चला कि जितने भी पार्टिकल है उनमें एक चार्ज होगा, जो कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव को कौन न्यूट्रल करेगा, जैसे एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव आया तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव है, अगर उसे छुओगे तो तुम्हें करंट लगेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल थोड़ी ना हो गया। तो अब क्या हुआ, अब लोगों के मन में क्वेश्चन आया कि अगर हम भी एटम से मिलकर बने, चीजें एटम से मिलकर बनी है, अगर हम उसे छूते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन होता सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा जे थॉमसन कह रहे हैं, तो अगर हम छुएंगे उसे तो हमें तो करंट लगना चाहिए था, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन, उसमें पॉजिटिव की तो बात ही नहीं हुई अभी तक। तो जब हम उसे छुएंगे तो करंट लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो कोई ऐसी चीज होगी या कोई चार्ज ऐसा होगा जिसको न्यूट्रल बना रहा होगा, तो और ज्यादा क्वेश्चन बने। अब जब क्वेश्चन आए लोगों के दिमाग में, तो अब क्या होगा, और ज्यादा स्टडी करी जाएगी उस चीज के बारे में। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसे हम क्या कहते हैं, -1। और इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, जे थॉमसन ने। इंपॉर्टेंट इतना ही है, बस याद रखना है। अब जब मैंने क्या कहा, जब देखा कि हाँ हमें करंट क्यों नहीं लग रहा है, अरे एक ही चार्ज है, मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो दोनों को न्यूट्रल कर रहा होगा। तभी क्या आती है, एक थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। फिर थॉमसन जी आते हैं, कह देते हैं मॉडल देते हैं एटम का। फिर तो थॉमसन जी हैं, वो समझाते हैं आके ऐसा क्यों है। जे थॉमसन वॉज अ ब्रिटिश फिजिस्ट
was known for discovering the electron in 1897। तो इन्हें किस लिए जाना जाता था, जेम्स थॉमसन को? Discovery of electron। Thomson proposed the atom to be a spare positive charge with electron distributed throughout it। This model was compared to the plum pudding model embedded in it called the plum pudding model। थॉमसन जी ने एक मॉडल दिया था जिसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने कहा था कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और उसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, एम्बेडेड हैं। तो इन्होंने एक ऐसा प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। अच्छा, प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है पढ़ते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल में इन्हें क्या कहा था, द एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक एटम कैसा होता है, स्फीयर टाइप का होता है, जो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। जी देखो, एक स्फीयर टाइप पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड विद इन द स्फीयर लाइक resin and plum pudding in a pudding। The positive charge balance the negative electron making the atom electrically neutral। No nucleus was included in this model। The positive charge was spread out evenly। अब इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, स्फीयर होता है। इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पूरी तरह ऐसे फैले हुए होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें एम्बेडेड होते हैं, इनमें रखे हुए होते हैं। जैसे वाटरमेलन होता है, इसका जो रेड रेड पार्ट देख रहे हो, जो पूरा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और जो बीजे होते हैं, जो इसके शीट्स होते हैं ब्लैक ब्लैक से, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं, ऐसा इन्होंने कहा था अपने मॉडल में, जे थॉमसन ने। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाएंगे, इस भी एटम को न्यूट्रल बना देंगे। इस टाइम पे न्यूक्लियस की कोई बात नहीं थी। इन्होंने कहा था कि एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जो पूरी तरीके से स्प्रेड आउट है, पूरी तरीके से फैला हुआ है, जैसे एक वाटरमेलन में रेड रेड जो पार्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है, जैसे शीड होते हैं वाटरमेलन में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी आते हैं जो कि क्या करते हैं, थॉमसन मॉडल का टेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा अगर अगर ऐसा बोल रहे हैं थॉमसन जी, तो कुछ तो सोच के बोला होगा, कुछ तो बोला होगा ना, कुछ तो देखा होगा उन्होंने। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। तो इन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा था किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इन 1911 जिएजर एंड मार्टसन वर्किंग अंडर द अर्नेस्ट रदरफोर्ड टेस्टेड थॉमसन मॉडल ऑफ एन ऑर्डन एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंडर में क्या कर रहे थे, लोग काम कर रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ए थिन शीट ऑफ गोल्ड फाइल ओनली अबाउट 0.0004 सेंटीमीटर थिक। तो ये गोल्ड फाइल लेते हैं, भैया पैसे वाले बहुत अमीर थे। अरे सुन तो लो, पहले एक्सपेरिमेंट सुन लो ध्यान से। तो ये क्या करते हैं, गोल्ड फाइल लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा थिन होती है। मतलब क्या, गोल्ड को इन्हें ब्रेक कर करके इतनी ज्यादा थिन बना लिया, बहुत ही ज्यादा थिन पार्टिकल लेते हैं। जैसे मिठाई खाते हो बर्फी, उस पर चांदी की बोलक चढ़ी होती है ऊपर, सिल्वर वाली, ऐसी ही गोल्ड फाइल, इतनी पतली गोल्ड फाइल ली थी। अब क्या करा था उससे, अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैवियर देन प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो क्या होते हैं, प्रोटॉन से थोड़े ज्यादा हैवी होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जैसे लाइट होती है, दिखती है ना, तो ऐसे समझो एक अल्फा पार्टिकल होते हैं जो कैसा होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे, पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्या लेता, फ्लोरोसेंट स्क्रीन टू डिटेक्ट द डिफ्लेक्शन। जिस स्क्रीन देख रहे हो, एक स्क्रीन ली थी इन्हें, उस पर कलर कर दिया था फ्लोरोसेंट, ठीक। इन्हें केमिकल लगा दिया था जिससे क्या करे, इस पे पता चले कोई भी डिफ्लेक्शन हो तो इस पे डिटेक्ट कर पाए। अब होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल पास थ्रू विद लिटिल और नो डिफ्लेक्शन सिंस चार्ज ऑफ मास वेयर थ्रू आउट द स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द एटम। अब जब वो अल्फा पार्टिकल पास करते हैं उसमें से, किसमें से, गोल्ड फाइल में से। जी यहाँ पे देखो, ये अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से अब ये पास करना है गोल्ड फाइल में से। तो ये नोटिस करते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ 10,000 अल्फा पार्टिकल भेजे, तो नाउ 9,990 पार्टिकल क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे चले जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। उसमें कोई डिफ्लेक्शन पता नहीं चल रही, और जिसमें पता भी चल रही है बहुत ही ज्यादा स्लो, बहुत ही ज्यादा लिटिल डिफ्लेक्शन पता कर रही है। लिटिल मतलब डिफ्लेक्शन मतलब, अब तुमने क्या करा, किसी मिरर पे टॉर्च मारी, टॉर्च मारी तो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है एक एंगल से, तो वही उसे कहते हैं डिफ्लेक्शन। ऐसे जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल पास करे थे गोल्ड फाइल में से, तो उन्होंने देखा मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो तो पास कर जा रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपनी जगह से डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। अगर देखो, अब एक बात हो, जैसे टॉर्च है, टॉर्च जलाना, टॉर्च के आगे अपना हाथ रखना तो शेडो बनेगी, पीछे कैसे हो, पीछे थोड़ी ना जाएगी लाइट। अब पीछे क्या हो गया, पूरा ब्लैक हो गया। अगर हाथ नहीं होता तो क्या होती, सीधे सीधे जो टॉर्च की रोशनी थी वो सीधे जा रही होती, मतलब बीच में कुछ है ही नहीं, हाथ बगैर या टॉर्च जला तो बीच में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही उन्होंने कहा जब मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास होगा, तो उन्होंने कहा था जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ स्पेस कैसा होता है, जो एटम के अंदर जो भी स्पेस होता है मोस्ट ऑफ क्या होता है, खाली होता है। सम पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट अ लार्ज एंगल अबाउट 1 in 20,000 existence of dense positively charged center। अब इन्होंने देखा कुछ पार्टिकल ऐसे हैं 20,000, जब अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं तो उनमें से एक पार्टिकल ऐसा है
जो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है बहुत ही ज्यादा लार्ज एंगल से। जे नॉट भेजा अल्फा पार्टिकल, देखो जी बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, जिस सीधे चले गए। अब कुछ पार्टिकल ऐसे थे 20,000 में से, 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो अपनी जगह से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। देखो बहुत बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया जी, तो बहुत बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। अब फ्यू बाउंस बैक, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो अपनी जगह से गए और इसी पाथ से ट्रेस बैक कर लिए, इसी पाथ से क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए, वापस आ गए। जैसे दीवार में बॉल फेंकी, दीवार पे बॉल फेंक के मारी और वापस आ गई। दिस डिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड स्कैटरिंग। अब जो अल्फा पार्टिकल है सीधे गया और अपने ही पाथ पे पीछे आ गया, उसी पे बाउंस होके जिस जिस लाइन से वो गया था उसी लाइन से क्या हो जाए, वापस आ गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। अपने स्ट्रेट पाथ पे वापस आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। Hence the Goldfile experiment is also called an alpha ray scattering experiment। इसलिए जो Goldfile experiment है इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब जब उन्होंने देखा तो वो क्या, उन्होंने क्या दिया, अपना एक मॉडल दिया। ये थॉमसन मॉडल लेके गए थे, उनका इनने मॉडल टेस्ट करा, वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब ने क्या करा, इनने अपना खुद का एक मॉडल दिया जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। किससे दिया था, जो गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने उसे देके क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट दिया था। अब ये क्या कहते हैं अपने मॉडल में, मोस्ट ऑफ एन एटम इज एन एम्प्टी स्पेस। जो मोस्ट ऑफ एटम है, जैसे एक एटम है वो क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है, बहुत बिल्कुल खाली है, बहुत खाली जगह है। देखो जी एक एटम है पूरा, इसमें जो बहुत ज्यादा जो स्पेस है, बहुत ज्यादा, जो पूरा एक एटम है, जो पूरा एक एटम है, इसमें ज्यादातर जो स्पेस होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, बहुत ही पूरा खाली होता है, एम्प्टी होता है। पूरा स्पेस कैसा होता है, एम्प्टी होता है। मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। जो ज्यादातर हम जो अल्फा पार्टिकल पास करते हैं वो कैसे हो जाती, पास हो जाती बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट वो पास हो जाते बिना किसी डिफ्लेक्शन के। द न्यूक्लियस डेंस कंटेन ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफन मास ऑफ एन एटम। एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसपे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, उस पर रखा हुआ है। तो सारा का मास कहाँ पे, सेंटर में है, जिसमें क्या है, न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लेनेट अराउंड द सन। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में। है दिस मॉडल इज कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। इसलिए इस मॉडल को क्या कहा जाता है, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड जी और क्या ऑब्जर्व करते हैं। Rutherford found the nucleus is extremely small, about 10 to the power -5 मीटर टाइम्स स्मॉलर देन द एटम्स। कि जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा, क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। जो पूरा एटम इससे बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, 10 टू द पावर -5, मतलब 1 लाख टाइम छोटा होता है एटम से। एटम जो है, एटम बहुत बड़ा होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, 1 लाख टाइम्स छोटा होता है एटम से। ही कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एन एटम। एटम इज 10 टू द पावर -10 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 की पावर -15 मीटर। इन्होंने क्या करा, कैलकुलेट करा डायमीटर किसका, एटम का। एटम का डायमीटर कितना था, 10 की पावर -10 मीटर, और जो डायमीटर था उसका न्यूक्लियस का कितना है, 10 की पावर -15। अब कहो भैया ये तो ज्यादा है, ये कम है, लेकिन माइनस में है ना, माइनस में तो जो छोटा होता है बड़ा होता है। जो एटम था उससे जो न्यूक्लियस था बहुत ही ज्यादा छोटा है। ऐसा समझो जो एटम है पूरा, जो पूरा एटम है, और ये न्यूक्लियस जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब रदरफोर्ड ने काफी कुछ तो बताया था, जितना बताया कि हाँ जो एटम होते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन उनका भी मॉडल क्या हुआ, फेल हो गया। क्यों फेल हुआ भैया, तो देखो उनके मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड जी ये नहीं बता पाए थे कि एटम अगर स्टेबल स्टेबल कैसे है, अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है उसके आसपास तो वो स्टेबल है कैसे, स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे एटम की। भैया मतलब समझे नहीं स्टेबिलिटी। व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ is constantly changing the direction, which mean it in accelerating. If a negatively charged electron keep accelerating around the nucleus, it should lose its energy. Losing energy will make it spiral inward and eventually fall into the positively charged nucleus. Atom will collapse and will not exist. अब देखो एक बात हो, जैसे कोई भी चीज, जैसे इलेक्ट्रॉन है इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड में। अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी।
अरे कोई भी चीज अगर मूव कर रही है सर्कुलर डायरेक्शन में तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी ना। तो पहली बात, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एक डायरेक्शन में ही घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, चलो मान ली सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर डायरेक्शन में ही चेंज कर रहा है, घूम रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसमें भी तो एक एनर्जी होगी। एक टाइम पे जाके क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म नहीं हो रही, वो कंटिन्यूसली ही मूव कर रहा है। तो स्टेबल कैसे है, अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा इसकी जब एनर्जी खत्म होगी तो ये किस पे जाएगा, प्रोटॉन पे जाके टकरा जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवी कर रहा है कंटिन्यूसली एक सर्कुलर पाथ में। ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये बता ही नहीं पाते। स्टेबल एटम अगर स्टेबल है तो स्टेबल है कैसे। द प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड बिटवीन 1917 एंड 1990। जो प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, जे थॉमसन ने। अब जो प्रोटॉन था उनकी डिस्कवरी किसने करी थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो इनने क्या करा था, डिस्कवरी करके गए थे, किसकी, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा था ना गोल्ड फाइल। इन्हें बताया था न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इन्होंने कहा था प्रोटॉन आर मच हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो बहुत ही ज्यादा हैवियर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। जो मास होता है प्रोटॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। प्रोटॉन हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना इन्होंने कहा था, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही सेम और अपोजिट चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। जिसकी वजह से दोनों क्या हो पाते हैं, जब मिलते हैं तो इलेक्ट्रिकली कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रल। अभी के अभी कमेंट पे लिखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जितना ही प्रोटॉन का चार्ज है अगर वो निगेटिव में है तो ये कैसा है, पॉजिटिव में, जिससे मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, एक न्यूट्रल एटम फॉर्म करेंगे। जैसे हीलियम है, हीलियम के पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो प्रोटॉन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन मिलकर बनाएंगे, न्यूट्रल कर देंगे इस एटम को। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी थी, कमेंट में। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने करी अभी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अब जब वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो क्या हुआ था, अब कोई तो साइंटिस्ट आएगा जो उसकी स्टेबिलिटी बताए कि हाँ अगर स्टेबल है तो क्यों है। कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो आप भी कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज घूम रही है तो एक टाइम पे तो एक ऐसा आएगा कि जो जाके उससे टकरा जाएगी न्यूक्लियस से। जब न्यूक्लियस से टकराएगी तो उसकी स्टेबिलिटी तो खत्म हो गई, अब वो एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब रिसर्च करें तो कौन आते हैं, वोर्स आते हैं, जो क्या कहते हैं अपने एक मॉडल देते हैं, वोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट द वोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। द वोर्स मॉडल ऑफ एन एटम प्रपोज्ड बाय द नील्स बोर इन 1913। तो नील्स बोर ने क्या कर दिया था, एक अपना मॉडल दिया था वोर्स मॉडल, जिसे हम क्या कहते हैं, वोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ही प्रपोज्ड दैट, इनने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस बट फॉलो अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड द स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट और अ सेल। कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अभी कैसे रैंडमली, इन्होंने कहा था जितने जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ऐसे हमारा रैंडमली घूम रहा था, कहीं भी था इलेक्ट्रॉन, कहीं भी थे इलेक्ट्रॉन, यहाँ मान लो यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन थे। तो इन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे करके रैंडमली नहीं घूम रहे हैं, ऐसे करके कहीं भी ऐसे करके रैंडमली नहीं घूम रहे हैं। इन्होंने कहा था जो भी इलेक्ट्रॉन है हमारे, तो इन्होंने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे ही रैंडमली कहीं नहीं मिलेगा, एक फिक्स्ड उसका सर्कुलर पाथ होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसका एक फिक्स सर्कुलर पाथ है, तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का फिक्स सर्कुलर पाथ होता है, जिसमें सिर्फ उसी सर्कुलर पाथ में क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। और उस सर्कुलर पाथ को इन्होंने क्या कहा था, ऑर्बिट और शेल। each shell and electron has definite amount of energy, so these shell are called energy level। अब जितने भी शेल है, जैसे ये एक सेल है सर्कुलर पाथ है, तो जो शेल है ऐसी और शेल होते हैं। जो भी शेल होते हैं इनका एक क्या होता है, एक अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, इसमें अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। इसमें कोई एनर्जी होगी इस शेल में, तो ऐसे ही करके इसमें कोई एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। जो शेल की एनर्जी होती है, ठीक, उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल। दिस शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम एन और 1 2 3 4। जितने भी शेल है उनको हम क्या कहते हैं, के नाम दे दिए, के एल एम एन ओ पी क्यू आर अप टू जितने भी जाते हैं, ऐसे नंबर में करें तो 1 2 3 4 एट द एंड जहां तक जाते हैं वहां तक इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ज्वाला, देखो ज्वाला, इसे हम क्या करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से, और जे वाला एल से। ऐसे ही नंबर में 1 और 2, ठीक, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं शेल में। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दिस अलाउ शेल और नॉट इन बिटवीन देम व्हाइल मूविंग इन फिक्स शेल एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी। तो देखो इन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बात कही थी, समझ रहे हो, कि जो एक इलेक्ट्रॉन है
जी अपने जैसे जी एक इलेक्ट्रॉन है जी बस इसी में रिवॉल्व करेगा, एक फिक्स इनका ऑर्बिट होता है, एक सेल होता है, इसी में ही मूव करेगा। अगर जी इसमें मूव करता है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो ना ही इसकी कभी भी एनर्जी लूज ही नहीं करेगा, हमेशा लाइफ टाइम मूव करता रहेगा, कभी एनर्जी लूज नहीं। द फर्स्ट एनर्जी लेवल के एन इक्वल्स टू 1 इज द वन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस एंड हैज लीज द एनर्जी। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सबसे क्लोज कौन सा है? जे वाला है ऑर्बिट या शेल कह लो जी, क्या है शेल और ऑर्बिट। जो भी जे ऑर्बिट है सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज है, तो सबसे लीस्ट एनर्जी किसकी होगी? इसी की होगी, सबसे लार्जर लीस्ट एनर्जी। द एनर्जी ऑफ दिस लेवल इंक्रीज वी आर हैव मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज द energy of an electron in level 2 shell more than the electron in k cell and equals to the further away the cell from the nucleus is the higher its energy। अब क्या हुआ था, इन्होंने कहा था ये जो है जितने ज्यादा आप न्यूक्लियस के करीब जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होती जाएगी, कम चली जाएगी। अब जितना दूर जाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे ये वाला सेल है, इसमें जितनी एनर्जी होगी उससे ज्यादा किसमें होगी? सेकंड वाले में। उससे ज्यादा थर्ड जो होगा उसमें होगी। तो जितने भी आप न्यूक्लियस से दूर चलते हुए चले जाएंगे, एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ती जाएगी। जितना आप पास जाएंगे उतनी एनर्जी कम होती चली जाती है, किसमें? शेल्स में। एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू अनदर शेल बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ टू लेवल। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो अब क्या हुआ भैया, हमें नहीं पता, मान नहीं सकते कि इसमें फिक्स में घूमता रहेगा। अब मान लो क्या हुआ, तुमने क्या करा या मैंने इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे दी? एनर्जी दे दी। जब मैं इसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा, अब क्या था, इसके शेल में जो है फिक्स अमाउंट की एनर्जी होगी, उसमें रिवॉल्व कर पाएगा। अब मैंने इसे क्या करा? इसे और ज्यादा एनर्जी दे दी। जब इसे एनर्जी दूंगा, ये क्या करेगा? अपने शेल को क्या करेगा? दूसरे सेल में जंप कर जाएगा, क्योंकि इसमें कम एनर्जी है, इससे ज्यादा किसमें एनर्जी है? इसमें। तो अभी से ज्यादा एनर्जी मिल गई तो जी इसमें जंप कर जाएगा। क्या करेगा? अब इसमें रिवॉल्व करेगा। कब तक रिवॉल्व करेगा भैया? जब तक इसकी एनर्जी क्या नहीं हो जाती, जब तक वापस इतनी एनर्जी नहीं होती, तब तक इसमें क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। चलो भैया एनर्जी दे दी। अब मैंने क्या करी, जो वाला इलेक्ट्रॉन है, अब मैंने क्या करा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी क्या करी? एनर्जी निकाल ली, जितनी थी उससे क्या करी? निकाल ली। अब एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये क्या करेगा? इसमें सेकंड, अब कम एनर्जी वाले सेल में चला जाएगा। जितनी जिसकी एनर्जी है जिस शेल की, उतनी ही एनर्जी में वो रहेगा। अगर तुमने ज्यादा दे दी तो वो शेल में, दूसरे शेल में चला जाएगा। अगर कम दे दी तो भी क्या करेगा? अपना शेल चेंज कर लेगा। अगर तुम कोई भी एनर्जी ना दे रहे हो ना ले रहे हो, तो एक फिक्स्ड शेल में वो क्या करता है? लाइफ टाइम रिवॉल्व करता रहेगा। ईच सेल कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी तुम इलेक्ट्रॉन देख पाते हो, जितने भी, भैया एक बात हो, यहाँ पे तो दो हैं, यहाँ पे इतने सारे हैं, तो हर एक सेल में एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप एक बात हो, अपने हाथ में एक लिमिट तक तो कोई वेट गेन वो कर पाओगे, उठा पाओगे? एक टाइम के बाद क्या करोगे? आप छोड़ दोगे। तो ऐसे ही जो शेल होते हैं, इसमें क्या होता है? लिमिटेड एक सर्टेन नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का, किसमें सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। भैया वो कैसे पता चलेगा? आगे पढ़ते हैं। तो देखो होता कैसे है, जो इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चलेगा कि हाँ इस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो है, इसमें चार है, इसमें पांच है? कैसे पता चलेगा भैया किस सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन डालना है? तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल। हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में, एनर्जी लेवल में। जैसे आओ, इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड अरेंज इन एटम इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस स्टैंडिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी और लेवल एंड मूविंग आउटवर्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? अपने फिक्स्ड शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं, और जो सबसे पास होता है उसमें क्या होता है? एनर्जी लेवल कम होता है, और जितना दूर चले जाते हैं एनर्जी लेवल बढ़ता रहता है। Each cell has a maximum capacity determined by the formula 2n square where the cell number। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भैया इस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस सेल में इतने आएंगे, इस सेल में इतने आएंगे? कैसे पता चलेगा? देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे? 2n स्क्वायर। जो n है, n क्या? नंबर ऑफ शेल है। जैसे इसमें है, इसमें कितने सेल है? एक सेल है। अच्छा n की जगह क्या रख दो? 1। जब n की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, तो पहले में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर इसमें कितने सेल है? 2 सेल है, तो n की जगह कितना रख दो? 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो सेकंड वाले में कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो पहले वाले में 2 और सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। के एल एम एन ऐसे करके चलता रहता है। ऐसे थर्ड होगा, थर्ड में कितने आएंगे? 3 3 जा 9, 3 2 जा 18। सन में आए कितने इलेक्ट्रॉन? कैसे फिल करेंगे? जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, नंबर ऑफ सेल, पहले नंबर है सेल का, पहले नंबर में डाल लो इलेक्ट्रॉन, तो 2n स्क्वायर में क्या रख दो? n की जगह 1 रख दो। ऐसे सेकंड वाले में 2 रख दो, थर्ड वाले में 3 रख दो। सन में आने ऐसे बताओ फोर्थ वाले में क्या होगा? जल्दी कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि फोर्थ वाला जो शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in the control cell is 8। First cell accommodated by a maximum of 2।
जो पहला सेल होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 आते हैं, और जो सेकंड वाला होता है उसमें कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो भी एक एटम होता है, देखो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक एटम होता है या तो वो कैसे दो स्टेट में रहना पसंद करता है, या तो बिल्कुल उसके पास इलेक्ट्रॉन ही ना हो, जैसे आउटर मोस्ट सेल में कितने 8 हैं, या तो 8 के 8 ना हो, या क्या हो 8 के 8 उसके पास हो। इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन दिस सेल इन द स्टेप बाय मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द वन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस एंड मूविंग आउटवर्ड। अब ये नहीं तुमने कोई सा भी उठा के इलेक्ट्रॉन भर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। 11th पढ़ोगे ऐसा क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, पहले वाले में। ये नहीं सेकंड वाले में उठाया सेकंड वाले में भर दिया तुमने, नहीं, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन पहले, सबसे पहले पहला, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल, ऐसे चलते रहना है। तो सबसे पहले किसमें भरेंगे, जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। अच्छा पहले में कितने भरेंगे भैया, 2n², एन एन पे कितना रखोगे 1, तो पहले में कितने भरोगे 2, फिर 8, फिर 18। समझ में आया, हाँ भैया आ गया। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल एंड ऑफ एन एटम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेल में, जैसे एक देखो तो हाइड्रोजन में कितने एटम आएंगे, यहाँ पे एक एटम आ गया, तो जी हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, जो हम इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड करते हैं किसमें, एक शेल में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। The number of electron an atom uses to combine with the other atom is known as combining capacity। मतलब जब कोई भी एटम, कंबाइन माने क्या होता है, जुड़ना किसी चीज का, जब एक एटम दूसरे से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, कंबाइन होगा। देखो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का एटम है। अब हाइड्रोजन ने क्या करा, इन हाइड्रोजन ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गए। इन्होंने इसने भी क्या करा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या कर लिया, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने, इन लोगों ने क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने क्या हुआ, अब ये लोग कंबाइन हो गए। तो जो कैपेसिटी क्योंकि इनमें क्या थी, कैपेसिटी थी। तो जब इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन शेयर करके जब क्या करते हैं, कोई एटम कंबाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जैसे कि हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। अच्छा जी ऑक्सीजन कितने एटम से कंबाइन हुआ, जो ऑक्सीजन कितने एटम से कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन के 2 एटम से कंबाइन हुआ, इसलिए ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 2। अब वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इज द आउटरमोस्ट सेल एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम दैट कंटेन द इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के क्या होता है, जो लास्ट सेल होता है जिसमें क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, लास्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। इफ द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड ऑक्टेट। अगर कोई भी लास्ट आउटरमोस्ट शेल है, लास्ट सेल है वैलेंस सेल का, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। जो लास्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। देखो अब कोई भी एटम कैसे कंबाइन करेगा, ये तो नहीं करेगा पहले से आके, जैसे ये एटम है, अब इसे ये न्यूक्लियस है, अब इसे कंबाइन करना है इस एटम को, तो क्या करेगा, आएगा इस पे आके, ऐसे करके एटम आया दूसरा, और अंदर से आगे ऐसे करके कंबाइन हो गया। अरे अंदर थोड़ा ना हो जाएगा, पहले क्या करेगा, जो लास्ट शेल है उससे शेयर करेगा, उससे कंबाइन करेगा, उससे ही क्या करेगा, शेयर करेगा और लूज करेगा और गेन करेगा, उसी से इलेक्ट्रॉन तो लूज गेन शेयर होंगे। तो वही वैलेंसी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमने कितने शेयर करे हैं, कितने लूज करे हैं और कितने गेन करे हैं अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल, ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। अब जी क्या जाता है, ऑक्सीजन देख, ऑक्सीजन पास जाता, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तेरे पास 2 हाइड्रोजन है, देख काम कर, तुझे भी कंप्लीट होना है, तुझे कितने कंप्लीट करने हैं, लास्ट जो फर्स्ट होता है के, या जो फर्स्ट नंबर, उससे कितने चाहिए होते हैं, 2। तो कहता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक काम कर, हम लोग क्या करते हैं आपस में शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन लेता है शेयर कर लेता है, अब उसे एक और चाहिए, तो क्या करता है ऑक्सीजन क्या करता है,
दो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। जो इन लोगों ने शेयर करा इसे हम क्या कहेंगे, वैलेंसी, इसी को कहते हैं वैलेंसी। अब ऑक्सीजन क्या करी, इन लोगों ने शेयर करके क्या बना लिए, H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर, जो पीते हो ना। व्हाट कंपोनेंट कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ एन एटम, ऐसा क्या होता है एटम में, ऐसे कौन सा कंपोनेंट है एटम में जिसकी वजह से एटम में मास आता है, मतलब वजन आता है, वेट आता है, ऐसा क्या होगा भैया बताया तो तब। जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होते हैं, तो प्रोटॉन ही होगा। नहीं नहीं, प्रोटॉन तो होते ही होते हैं, लेकिन कौन होता है, एक न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो पढ़ते हैं, तुम्हें भी नहीं पता, चलो बताते हैं। जिनने डिस्कवरी करी तो पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं कि डिस्कवरी किसने करी थी न्यूट्रॉन की। पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक इन 1932। तो किसने डिस्कवरी करी थी, जेम्स चैडविक ने। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की किसने करी थी, कमेंट में। प्रोटॉन की किसने करी थी, अभी जाओ अभी कमेंट करो। तो न्यूट्रॉन की किसने डिस्कवरी करी थी, जेम्स चैडविक ने, इन 1932 में। ही डिस्कवर अ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो इन्होंने देखा था कि एटम जो है, एटम का एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन के साथ साथ एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है, किसका, एटम का, जिसे इन्होंने क्या का नाम दिया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, किसके इक्वल होता है, जस्ट नियरली इक्वल टू प्रोटॉन। प्रोटॉन का जितना मास था उसी के जस्ट आसपास किसका मास होता है, न्यूट्रॉन का, जिसकी वजह से एक एटम में मास आता है। जो इलेक्ट्रॉन थे बहुत छोटे थे, बहुत कम मास होता है, इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम मास होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की इसकी वजह से नहीं, किसकी वजह से मास आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, मास में, किसमें, एटम में। अब भैया एक बात आओ, इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज था, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज था, प्रोटॉन में भी चार्ज था, क्या न्यूट्रॉन में भी चार्ज था, न्यूट्रॉन में चार्ज था नहीं था, तो देखो नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं था। अगर इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन ने मिलकर कर दिया, एटम को न्यूट्रल बना दिया, अगर उसे और चार्ज दे देंगे तो हमें क्या होगा, जो भी चीज हम छुएंगे, जितने भी मैटर को छुएंगे तो हमें क्या लगेगा, करंट लगेगा। इसलिए न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। द न्यूट्रॉन आर फाउंड इन द न्यूक्लियस इन ऑल एटम। अब न्यूट्रॉन मिलता कहाँ है भैया, इलेक्ट्रॉन तो आसपास में, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, प्रोटॉन बीच में था, तो न्यूक्लियस वो कहाँ मिलता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या मिलता है, देखो जी, क्या है, न्यूक्लियस है, और जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जो बीच में सेंटर में जिन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या मिलता है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं, सेंटर में। सेंटर में कौन कौन मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसमें, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर को न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है। न्यूट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन। तो सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, इसका नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितना नंबर होता है, एक नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन में, हाइड्रोजन में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, इसमें कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो मास कैसे आता है, मास प्रोटॉन की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करता है लेकिन इतना नहीं करता है। द मास ऑफ एन एटम आर कम फ्रॉम द कंबाइंड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो मास आता है एटम में किसकी वजह से आता है, कंबाइन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जल्दी से लाइक करके आओ, पहले लाइक करो, चलो 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 लाइक करो और कमेंट करो, बताओ मास, बताओ प्रोटॉन किसने डिस्कवर था, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किसने करा डिस्कवर, बताओ बताओ। अब भैया एक बात आओ, हमने सब चीज तो डिस्कवर कर ली, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, जैसे अब हाइड्रोजन हमने देखा तो है नहीं कभी, हमें पता कैसे चलेगा जो हाइड्रोजन कैसे लिखना है, ऑक्सीजन कैसे लिखना है, ये बताओ, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। तो अब सिंबल आते हैं एलिमेंट के, क्या पढ़ेंगे, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, जिससे हमें पता चल, जिससे हम क्या करते हैं, अपने एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जॉन डेल्टन रियलाइज दैट द नीड ऑफ स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट एलिमेंट कंपाउंड। अब जॉन डेल्टन को रियलाइज होता है, जैसे अभी मुझे रियलाइज हुआ कि हाइड्रोजन अगर नहीं पता होता कैसे, हमने तो कभी देखा नहीं है हाइड्रोजन, देखे कभी आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नहीं ना, तो हम लिखेंगे कैसे। तो ऐसे ही क्या हो, जॉन डॉल्टन ने सोचा होगा कि, तो इन्होंने क्या कहा, सबको एक रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। In 1803 he introduced the first pictorial symbol to represent the element। तो 1803 में इनने पहली बार सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करता, पिक्टोरियल फॉर्म में। जैसे कि ये हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का एस, ये हाइड्रोजन का इनने एस रिप्रेजेंट कर दिया, कार्बन, ऑक्सीजन को सिंपल मर्सिडीज, अरे मर्सिडीज नहीं, फॉस्फोरस है वो, क्या है, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, कॉपर में क्या, सी लिख लिया, आयरन में आई, लीड, लेड, लेड में एल, सिल्वर, सिल्वर में एस, गोल्ड, प्लेटिनम और मर्क्यूरी। भैया मर्क्यूरी को तो
मरकरी का तो भैया मरकरी तो बनाते बनाते थक जा, पूरा पेपर खत्म हो गया, मैं मरकरी बनाते रहूंगा। अब वैसे लड़कों की तो पता ही है ड्राइंग, और पेपर में तो भैया राइटिंग तो समझ में नहीं आती, ड्राइंग के समझ में आएगी, है ना, है ना, सही बोल रहा हूँ। तो अब आप बताओ, जो पेपर में ड्राइंग बनाओगे केमिस्ट्री, अगर सिंबल लिखना हो सिंबल बनाओगे, कुछ दूसरा तरीका ढूंढोगे। दूसरा तरीका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़े। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लो, इन 1869 साइंटिस्ट न्यू अबाउट ओनली 69 एलिमेंट। 1869 तक सिर्फ साइंटिस्ट लोग 69 एलिमेंट के बारे में जानते, सिर्फ 69 एलिमेंट्स, जिसके बारे में पता था कि हाँ पूरे वर्ल्ड में कितने, सिर्फ 69 एलिमेंट है। मोस्ट ऑफ फाउंड इन नेचुरली ऑन अर्थ, और ज्यादातर कहाँ मिलता है, हमें नेचुरली अर्थ पे मिल जाता है। और आज के टाइम में टुडे 118 यूनिक केमिकल एलिमेंट, और आज के टाइम में जो 69 थे उस टाइम पे, अब कितने हो गए, 118 एलिमेंट हो गए टोटल। अब भैया हम तो ड्राइंग बनाते बनाते दुखी हो जाएंगे, हम पे नहीं बनेगी ड्राइंग। तो क्या हुआ था, आपकी तरह था एक साइंटिस्ट, उन्होंने सजेस्ट करा सिंबल। इन 1830 ब्रेजुलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट शुड बी ड्राइव फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। तो इन्होंने सजेस्ट करा कि जो भी सिंबल हैं एलिमेंट्स के, अब कैसे ड्राइव होंगे, लैटिन नेम से इन्हें ड्राइव करें। कैसे, many symbol are in the first letter to the first two letter of the name of an element। इन्होंने कहा जो भी एलिमेंट होगा, जो भी उसका नाम होगा, उसका हम जो पहला लेटर होगा उसका वो सिंबल हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, अब जो भी एलिमेंट मिलेगा हमें, उसका जो नाम होगा उसका फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड लेटर उसको हम क्या मिलेंगे, उसको उसका सिंबल दे देंगे। जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है सिंबल, एच होता है। ऐसे ही इन्होंने कहा था जो भी एलिमेंट होगा उसका पहला और दूसरा लेटर, उसी को हम क्या बना लेंगे, सिंबल बना लेंगे। द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट आर रिटन इन कैपिटल। अब जो फर्स्ट लेटर होगा कैसे लिखा जाएगा, हमेशा कैपिटल लेटर में, लेटर द सेकंड लेटर इज रिटन इन द स्मॉल लेटर। पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा और सेकंड वाला स्मॉल बनेगा। तो ए एल को एल्यूमिनियम का ए एल, एंड आर्गन का ए आर, बेरियम का बी ए, बोरॉन का बी, ब्रोमीन का बी आर, कैल्शियम का सी ए, कार्बन का सी, क्लोरीन का सी एल। हमेशा देखो फर्स्ट लेटर कैसा कैपिटल है, और सेकंड लेटर जब भी बनेगा तो स्मॉल बनेगा। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट कम फ्रॉम द लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन नेम रेदर देन इंग्लिश। अब कुछ सिंबल को हमने क्या करा था, इंग्लिश वर्ड से ना लिख के, जो उनके नेम है उससे ना लिख के, हमने किसका यूज करा, लैटिन, ग्रीक और जर्मन का। जैसे कि एफी, एफी क्या होता है, एक आयरन होता है। तो आयरन किससे शुरू होता है, आई से, लेकिन हमने क्या करा उसको आयरन आई ना लिख के फेरम, जिसे क्या कहते हैं लैटिन में फेरम कहते हैं, तो हमने लैटिन से क्या कर लिया उसको एफी, आयरन से कर लिया एफी। ऐसे ही मरकरी, मरकरी को क्या होता है, मरकरी अगर लिखते तो एम ई या एम लिखते, लेकिन इन्होंने क्या करा ग्रीक से, जिसे हम क्या कहते हैं हाइड्रा गायरस, उसको क्या लिख लिया इन्होंने एच जी। ऐसे टंगस्टन, टंगस्टन किससे डिनोट करा, डब्ल्यू, जो कि कहाँ का वर्ड है, जर्मन का। देखो सोडियम हो गया, सोडियम क्या होता है, नाइटेरियम, Na, सिल्वर, सिल्वर ऐसे शुरू होता है, तो कहते हैं अर्जेंटियम, तो ए जी लिख लिया। पोटेशियम, कैलियम का के लिख लिया, ठीक। ऐसे करके इनने, जरूर नहीं इंग्लिश वर्ड हो, इतने क्या करा, ने जर्मन, ग्रीक और दूसरी कंट्री के भी नाम से इन्हें सजेस्ट करके इन्हें सिंबल बना दिया। अब क्या करना, सिंबल कैसे डिनोट करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो नाम होता है उसका पहला वर्ड और सेकंड वर्ड क्या होता है, हमारा सिंबल होता है। अब तो इजी था, ड्राइंग हटवा दी मैंने, अरे मैंने नहीं, मतलब जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने हटवा दी, अब तो इजी है ना। हाँ याद रखना है, टेबल याद हो जाए अच्छे से। हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसे हम क्या कह देते हैं, एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन में कितने प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1। हीलियम में 2 प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर 2। ऐसे ही करके जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, उनमें जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनका एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उनके जितने ज्यादा प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब एटॉमिक नंबर को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, कैपिटल जेड से। अब मास नंबर क्या होता है, द मास नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, उन लोग का सम क्या होता है हमारा, एटॉमिक मास। क्या होता है, एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट थे, 1, और न्यूक्लियस कितने थे, 0। न्यूक्लियस थे तो 1 + 0 कितना हो गया, 1। तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 1। ऐसे ही कोई एटम है उसमें कितने 8 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 8 + 8 16। किससे नोट करेंगे, ए से। जेड क्या है,
एटॉमिक नंबर और n क्या न्यूट्रॉन्स। तो ए जेड प्लस एन इक्वल टू 16, तो एटॉमिक मास कितना आ गया हमारा 16। अब नोटेशन फॉर एन एटम, अब किसी भी एटम को लिखने का क्या होता है, नोटेशन होता है। जैसे कि देखो ये लिखा है एक्स, जे एक्स क्या है, ये हमारा एटम है। कोई भी एटम जैसे हाइड्रोजन है, ठीक, कोई एटम है और उसको ए क्या जी, ए क्या बताया, बताओ बताओ, मास नंबर, और जेड क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे आएगा। कैसे याद रखना है भैया, कहां से आते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं ए से जेड तक, तो ए टू जेड, ए टू जेड, ए हमेशा टॉप पे और जेड हमेशा नीचे रहता है, तो ए हमेशा ऊपर आएगा और जेड नीचे आएगा। तो ए क्या होता है मास नंबर और जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, बीच में क्या होता है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और मास नंबर 12। तो देखो कार्बन का सिंबल क्या होता है सी, और ऊपर क्या आता है ए आता है, तो ए 12 और जेड 6। ऐसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, तो ए कहाँ आएगा ऊपर 16 और इसे रिप्रेजेंट करने ऐसे नोटेशन होता है। अब समझ जाओगे, कभी भी ऐसा दिख गया तो नोट कर लोगे कि नीचे हमेशा क्या होता है एटॉमिक, क्या होता है एटॉमिक नंबर कितना है 8, और ऊपर क्या होगा हमेशा एटॉमिक मास। क्लियर है, आगे बढ़े। अब पढ़ो आइसोटोप्स। अब आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप क्या होते हैं, ध्यान से सुनो, वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन क्या डिफरेंट हो, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और एटॉमिक मास ऊपर। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने आइसोटोप मिलते हैं हमें, 3 आइसोटोप मिलते हैं। जैसे कि H11 1H1, दूसरा 2H2 3H3, 3 आइसोटोप है। देखो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों का 1 1 है, किसमें डिफरेंस है, एटॉमिक मास में। तो जी क्या होते हैं हमारे आइसोटोप्स, इसे कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ऐसे कार्बन का होता है, कार्बन में एटॉमिक देखो 3 है, 3 आइसोटोप मिलते हैं, ठीक। अब आइसोबार, ये पढ़ने से पहले देखो आइसोबार पढ़ लो, आइसोटोप है, अब आइसोबार देखो, आइसोबार, आइसोबार जस्ट इसको उल्टा कर दो। आइसोटोप में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम थे और एटॉमिक मास डिफरेंट था। अब आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक मास सेम रहता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। एटॉम आइसो बार में क्या होता है, मास सेम रहता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि आइसोबार एटम, अब पढ़ लो, आइसोबार एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 8, तो मास कितना हो गया 6 प्लस 8 14। ऐसे ही नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7 प्लस 7 14। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, और मास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। ऐसे ही नाइट्रोजन कितना होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7, लेकिन इनके मास क्या होते हैं सेम होते हैं। मास कितना, इसका भी 14 है और इसका भी 14 है नाइट्रोजन का। तो इनमें क्या होता है एटॉमिक मास सेम रहते हैं और नंबर डिफरेंट होता है, और इनमें नंबर सेम होता है मास डिफरेंट होता है। ऐसी एवरेज एटॉमिक मास, अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज द मास ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स टेकिंग द अकाउंट देयर रिलेटिव अबंडेंस। एवरेज, एवरेज क्या होता है, जितने तुम्हारे स्कूल क्लास में बच्चे हैं, ठीक, उन सबका अगर वेट लिखो। अब मैं पूछूं एवरेज, एवरेज कितना है, तुम सबके करो, जितने भी बच्चे हैं उन सबका वेट लोगे, उनको प्लस करोगे और जितने बच्चे प्रेजेंट है उससे डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही दुनिया में जितने आइसोटोप प्रेजेंट हैं, जैसे बोलूं क्लोरीन, क्लोरीन के कितने प्रेजेंट होते हैं 2 प्रेजेंट है। अब क्लोरीन का क्या करोगे, एटॉमिक मास लोगे, एटॉमिक मास का क्या करोगे सम करोगे, जितने प्रेजेंट है क्लोरीन के 2 प्रेजेंट होते हैं, तो 2 का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो भाई क्या होता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। जितने भी आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं उन सबको उनका मास प्लस करो और उससे जितने भी प्रेजेंट है उससे डिवाइड कर दो, वो हमारा क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास। क्लोरीन में 35 होता है, क्लोरीन 37, एवरेज एटॉमिक मास 35 प्लस 37 डिवाइड बाय 2, 2 प्रेजेंट है ना तो डिवाइड, तो हमेशा क्लोरीन का मास कैसे लिखते हैं 35.5। ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। भैया बहुत बड़ा चैप्टर था, थक गए होगे ना, हाँ चलो कोई नहीं, अब रेस्ट करो, लेकिन रुको रुको सुनो, जाना नहीं है, अभी नहीं जाना, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है इससे पहले, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे भैया, नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे अथर्वलॉजिक्स पे, टेलीग्राम चैनल है अथर्वलॉजिक्स, इस पे सर्च करोगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अच्छे समझ में, अच्छे नोट्स बनाना और अच्छे से पढ़ना। आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत ही ईजी वे में समझ में आया होगा। ओके बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।